आंचल, तू यहाँ पर? हाँ झिलमिल दीदी, वो तेजेंद्र काका मुझे यहाँ पर लेकर आए। झिलमिल बहू, आंचल भी मेरी बेटी के समान है, और जब बेटी माना ही है तो पिता का फर्ज निभाने में कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब से आंचल हमारे साथ ही रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। आओ बेटा, अंदर आओ। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झिलमिल बिटिया, धन्यवाद कहकर मुझे पराया महसूस मत करा। तुम दोनों तो मेरी ही बेटियां हो। तब आंचल उसी घर में रहने लगती है। फिर रात में झिलमिल अपने पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी विवेक उसे सांत्वना देता है। झिलमिल, रो मत यार, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और हमारी शादी होने के बाद ही उनका देहांत हुआ। उनकी ये इच्छा अधूरी नहीं रही, पूरी हो गई है। हाँ विवेक जी, वो तो है। और वैसे भी झिलमिल, तुम्हारे पापा भले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, है ना? हाँ विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। पापा मेरे साथ ही है। विवेक जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, यह देख झिलमिल को बहुत अच्छा लगता है। फिर 2 दिन बाद अचानक से जब विवेक सुबह उठता है, तभी वो सब कुछ देख पाता है। अरे ये क्या? मेरे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे वाह, मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। विवेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटने के 50% चांसेस है, और आज वो सच हो गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे पहले जाकर अपनी झिलमिल को देखूंगा। झिलमिल, झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल से मिलने जाता है, और तभी उसे आंचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे झिलमिल समझ बैठता है। झिलमिल, देखो झिलमिल, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ झिलमिल, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर हो। लेकिन मैं झिलमिल। तभी वहां पर उसके माता पिता आते हैं। माँ पापा, देखो ना, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। इतना कहकर विवेक आंचल को गले से लगाता है, और यह देखकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। विवेक, तुम जिसे झिलमिल समझ रहे हो, वो झिलमिल है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी छोटी बहन यानी तुम्हारी साली आंचल है। ये है झिलमिल। क्या? हाँ विवेक जी, मैं हूँ आपकी पत्नी झिलमिल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो कितनी बदसूरत हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर होगी, बिल्कुल अपनी बहन आंचल की तरह। लेकिन तुम तो 1% भी अपनी बहन की तरह नहीं दिखती। पापा, यह आपने किस लड़की से मेरी शादी करा दी? मेरे अंधे होने का आपने फायदा उठाया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। शांत रहो विवेक। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, कल तक तो तुम झिलमिल से बेशुमार प्यार करते थे, और आज जब तुमने इसकी शक्ल देख ली तो अब तुम्हें इससे नफरत होने लगी है। हाँ? हाँ पापा, क्योंकि मैं एक काली लड़की के साथ नहीं रह सकता। बस कीजिए जीजू, मेरी दीदी काली जरूर है, लेकिन भूलिए मत, इसी काली लड़की से आप दिल लगा बैठे हो, और इसी काली लड़की के साथ इतने दिनों से आप बातचीत कर रहे थे, और इसी से आपको इतना प्यार हुआ है। और प्यार तो मन से होता है, तो फिर उसके रंग को देखकर आपका प्यार फीका कैसे पड़ गया? विवेक जी, मुझे तो ये लगा था कि आपको मेरे काले रंग के बारे में पहले से पता है, लेकिन आपको नहीं पता था, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं निभाना तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं झिलमिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो,
और विवेक की धर्म पत्नी हूँ। तुम्हारी जगह यही इसी घर में है। और विवेक, तुमने इसके साथ फेरे लिए हैं और अब तुम इसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। हाँ विवेक, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी घटिया सोच को बदलो। प्यार किसी रूप और रंग से नहीं होता, बल्कि मन से होता है। ठीक है माँ पापा, अब जब इस रिश्ते में मैं बंध ही चुका हूँ तो मैं इसकी लाइफ खराब नहीं करूंगा। मैं इसके साथ ये शादी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट। बाकी मेरा ये शादी निभाने का कोई मन नहीं है। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। उस दिन झिलमिल बहुत रोती है। अब जब जब वो विवेक के पास आने की कोशिश करती है, वो झिलमिल को इग्नोर करता है। विवेक जी, आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? नहीं झिलमिल, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। पर विवेक जी, विवेक वहां से चला जाता है। इतनी बदनसीब हूं मैं। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा काला होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। विवेक अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। और ऐसे ही एक सुबह, आंचल, तुम कॉलेज जा रही हो ना? चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, पहले ही बहुत कुछ हो गया है और इस हालात में अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो ये देखकर दीदी को और बुरा लगेगा। उस दिन भी आपने मुझे दीदी समझ लिया था, तब भी दीदी को बहुत बुरा लगा था। आई नो आंचल, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारे दीदी को छोड़ दिया है। हूं ना उसके साथ। और सॉरी अगर तुम्हें मेरी कई बात कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन तुम अब मेरी साली हो और अब तुम भी एक प्रकार से मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है जीजू। अब विवेक आंचल को हर रोज कॉलेज छोड़ने जाता है और शाम को आते समय उसे घर लेकर आता है। फिर एक शाम वो दोनों हंसते गपियाते हुए घर लौटते हैं और ये देखकर झिलमिल के मन पर बहुत ठेस लगती है। हाँ जीजू, मैं तो आज के बाद उस कैफे में कभी नहीं जाऊंगी। क्या हंसाया उस आदमी ने। हाँ चल, सीरियसली। ये दोनों कितने करीब आते जा रहे हैं। आएंगे भी क्यों नहीं। विवेक जी को अपनी काली बेबी से ज्यादा गोरी सालीचू पसंद है। सच में मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। फिर एक रात जब झिलमिल की आँख खुलती है, तभी वह देखती है कि विवेक कमरे में है ही नहीं। ये क्या, ये विवेक जी कहाँ पर चले गए? फिर जब झिलमिल बालकनी में जाती है, तभी वो विवेक और आंचल को गार्डन में बैठकर बातें करते हुए देख लेती है और उन्हें ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत दुख होता है। गुजरते समय के साथ साथ अब विवेक और आंचल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी सदा सुखी रहो बच्चों, ये लो प्रसाद। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांतर तक कायम रहे। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये दोनों शादीशुदा जोड़ा नहीं है। विवेक जी की पत्नी मैं हूँ। आप इन्हें और मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रसाद भी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना बिटिया। मुझे लगा कि ये तुम्हारी बहन और विवेक ही पति पत्नी है। झिलमिल से अब आंचल और विवेक का साथ रहना देखा नहीं जाता। फिर एक रात आंचल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ओह गॉड आंचल, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जीजू, बस हल्का सा बुखार आया है। वो कल मैं बारिश में भीगी थी ना, इसीलिए। अरे बुखार चाहे हल्का हो या तेज, तुम्हारी तबीयत तो खराब हो ही गई ना। और अब ये और ज्यादा खराब हो, उससे पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं जीजू, मैं दवाई खा लेती हूँ। मैंने घर आते समय मेडिकल से ले ली थी। नहीं आंचल, डॉक्टर की दवाई में और मेडिकल से लाई गई दवाई में बहुत फर्क होता है।
आखिरकार विवेक अपनी ही मनमानी करता है और वो डॉक्टर को बुलाता है और उसे आंचल का इतना ख्याल रखते हुए देखकर झिलमिल को बहुत जलन होती है। फिर वो अगले दिन अपनी सास मालविका के पास जाकर कहती है, माँ जी, अब एक आप ही हो जो विवेक जी को समझा सकती हो। आप तो देख ही रही हो ना माँ जी कि वो आंचल के साथ कितना करीब आने लगा है। जीजा साली तो दूर की बात है, वो दोनों तो दोस्त ही बन चुके हैं। प्लीज माँ जी, उन्हें समझाइए कि आंचल के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखे। मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब जब मैं उन्हें आंचल के साथ देखती हूँ तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। झिलमिल बिटिया, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी विवेक को। फिर मालविका विवेक को समझाती है, लेकिन माँ, मैं और आंचल सिर्फ अच्छे दोस्त थे और आंचल की जगह पर और कोई भी होता ना तो मैं उसकी भी उतनी ही फिक्र करता। इसमें झिलमिल को इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं विवेक बेटा, तू ये बहुत गलत बोल रहा है। झिलमिल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और तू ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे कहाँ गया तेरा वो प्यार, कहाँ गई तेरी फिक्र? तू झिलमिल को कितना चाहता था और अब क्या हुआ? जब से तेरी आंखों की रोशनी लौट आई है तब से तू उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। जरा सोच, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे बस माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मेरा और आंचल का कोई अफेयर चल रहा है। और आखिर झिलमिल को मेरे और आंचल के करीब आने से इतनी जलन क्यों हो रही है? देखो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। तो प्लीज उससे कहिए कि खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी जीने दे। पर विवेक, इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। मालविका के इतना समझाने पर भी विवेक पर उसका कोई असर नहीं होता। और एक दिन जब आंचल कॉलेज में टॉप करती है तभी उसी खुशी में विवेक उसे एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। कांग्रेचुलेशंस आंचल, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये तुम डिजर्व करती थी। वेल डन आंचल। थैंक यू जीजू, लेकिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? खामखा परेशानी ली आपने। अरे इसमें कैसी परेशानी, ये तो बस एक मामूली चीज है। तुम बस खुश रहो और खूब तरक्की करो। और हाँ, अब जब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जीजू। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर झिलमिल का माथा और गर्म हो जाता है। अब बहुत हो गया, अब मुझे सीधे आंचल के पास जाना ही होगा क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। फिर गुस्से में झिलमिल आंचल के कमरे में जाती है। अरे दीदी, अब खाली हाथ क्यों आई हो? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्या? तुझे क्या लगता है आंचल, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं सब समझती हूँ कि तुझे विवेक जी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे दीदी, आप ये कैसी घिनौनी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजू और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। झूठ, सारा सर झूठ बोल रही हो तुम आंचल। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती है ताकि तू इस अमीर घर की बहू बन जाए। तेरे कारण विवेक जी मुझसे नफरत करते हैं। अगर उस दिन उनके आंखों की रोशनी आने के बाद तू उन्हें नहीं दिखती तो वो तुझे झिलमिल नहीं समझ बैठते और जैसे तैसे मेरा स्वीकार ही कर लेते। साली होते हुए घरवाली बनने के सपने देख रही है तू, बेशरम कही की। अरे नहीं दीदी, ये आप क्या बोल रही है? मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा आंचल, तुझसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अगर विवेक जी तुझसे बात कर रहे थे तो तू उनसे बात करना बंद कर लेती ना। लेकिन नहीं, तेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानती।
अभी तेरी कॉलेज खत्म हो चुकी है, तो तू अब दूसरे शहर चली जा और वहीं जाकर सेटल हो जा। किसी को बिना बताए चली जा, वरना वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। क्योंकि तू अगर यहाँ पर रही तो विवेक जी मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्या? लेकिन दीदी, मैं कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह होने पर तू मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए और आइंदा से मुझे अपनी ये शक्ल भी कभी मत दिखाना। अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं और खुश रहूं, तो प्लीज यहाँ से चली जा। झिलमिल की इन बातों पर आंचल कुछ नहीं कह पाती और वो अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। श्रुति की नई नई शादी हुई होती है। उसका ससुराल एक दूसरे शहर में होता है और ससुराल में आने पर जब वो सब्जी बनाती है तभी उसके हाथ की सब्जी उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हे भगवान, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? आज तक मैंने इतने बेस्वाद सब्जी कभी नहीं खाई। तूने तो पूरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। अरे श्रुति भाभी, आपने ये कौन से ग्रह की सब्जी बनाई है? इतना बुरा खाना भगवान किसी के भी नसीब में ना लिखे। क्या भाभी, मुझे लगा कि जब आप घर पे आओगी तब हम सबको बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाओगी, लेकिन नहीं, आपने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे नहीं काजल, मैं खाना तो वाकई में अच्छा बनाती हूँ। मेरे मायके में मैं जब खाना बनाती थी तब सभी लोग उंगलियां चाटते रहते थे। हो सकता है कि यहाँ की सब्जी ही खराब हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो सामने ही गार्डन में हमने सब्जियां उगाई है और उन्हीं को तोड़कर ही मैं सब्जी बनाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ की सब्जी ही खराब है। बाकी मैंने तो खाना एकदम अच्छा बनाया है। अरे ऐसे कैसे खराब है? तू आने के पहले तक तो सब्जियां अच्छी ही थी, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, रातों रात चीजें बदल जाती है। मैं कह रही हूँ ना, कमी ना तो मुझ में है और ना ही खाना बनाने की स्टाइल में है। सारा का सारा दोष सब्जी में ही है। सब्जी ही बाजार से खराब होकर आई है। लेकिन भाभी, अरे काजल, जब श्रुति इतना कह रही है तो हो सकता है ना कि वाकई में सब्जी खराब हो, क्योंकि जब मैं श्रुति के मायके गया था तब उसने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए थे। और आजकल हमारे शहर का मौसम भी काफी खराब हो गया है और ऐसे में सब्जियों की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। देखा ना, ये बेचारा नितिन मेरी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन आप दोनों को तो सुनना ही नहीं है। आप दोनों को तो मुझ पर बस राशन पानी को लेकर चढ़ना आता है और कुछ नहीं आता। मीना और काजल उसे कुछ नहीं बोलती और अब वैसे ही श्रुति जो भी खाना बनाती है वो बेस्वाद ही बनता है और काजल और मीना को ये बात नहीं पचती। माँ, अचानक से ऐसे कैसे सब्जी का टेस्ट बदल सकता है? मुझे तो दाल में, मेरा मतलब सब्जी में कुछ काला लग रहा है। हमें बात की तह तक जाना चाहिए। लेकिन कैसे काजल? देखो माँ, आप एक काम करो, आज आप चुपके से एक सब्जी बना लो। श्रुति भाभी दोपहर को बाहर जाने वाली है, तभी आप वो सुबह लाई हुई पालक की सब्जी बना दो और तब देखना कि आपके हाथ से भी वो सब्जी बेस्वाद बनती है या स्वादिष्ट बनती है। हाँ काजल बेटा, ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है तूने। इससे ये साफ हो जाएगा कि असल में खोट सब्जियों में है या फिर मेरी बहू में। लेकिन उन दोनों की ये बात श्रुति सुन लेती है और वो दोपहर को मॉल ना जाकर जब मीना पालक की सब्जी बना देती है तब चुपके से उसमें एक पाउडर छिड़क देती है और उस सब्जी को अच्छे से मिला देती है। मेरी ये सास और ये ननद खुद को बड़ा शेर समझती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी सवा शेर हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे सब्जी बनाने नहीं आती तो ये लोग मुझे कमजोर और नाकारा समझेंगे और मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे।
लेकिन मैं मेरा एटीट्यूड बनाए रखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूँगी। अब इस पाउडर की मदद से माँ जी के हाथ की बनी यह पालक की सब्जी एकदम बेस्वाद बन जाएगी। फिर बाद में जब उस सब्जी को सभी लोग खाते हैं तब उस सब्जी को चख कर मीना और काजल दोनों हैरान रह जाती है। अरे माँ, आपने ये कितनी घटिया सब्जी बनाई है। अरे इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। देखा ना, मैंने आप दोनों को पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब देखो सब्जी का स्वाद कितना बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पालक को अपने हाथों से साफ किया था और पालक की जुड़ी भी काफी अच्छी थी। शायद सब्जी होने के बाद मुझे उसे टेस्ट करना चाहिए था। अगर उसी वक्त मुझे उसका स्वाद पता चल जाता तो मैं आप लोगों को ये सब्जी परोसती ही नहीं। पता नहीं आजकल ये क्या चल रहा है, अचानक से सब्जियां इतनी खराब कैसे आने लगी है। सच में पापा जी, यहाँ की सब्जियां तो बहुत ही खराब है, लेकिन मेरी माँ की सब्जियां, उफ, उनकी तो बात ही अलग है। मेरे मायके के बगीचे में मेरी माँ खुद अपने हाथों से सब्जियां उगाती है। वहाँ की सब्जियों में और यहाँ की सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है इस शहर की सब्जियों में काफी ज्यादा मिलावट होती है और ये सब हमारी जान के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम तीनों कोई सब्जी ही मत बनाओ, दाल चावल और रोटी ही बनाओ, उसी से हम अपना पेट भर लेंगे। हाँ पापा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी, और हम सबकी सेहत के लिए यही सही रहेगा। ठीक है बहू, जब तक सब्जियां ताजी और स्वाद वाली ना आ जाए तब तक थोड़े दिनों के लिए अलग अलग प्रकार की दालें ही बनाओ। श्रुति बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वही होता है, उसका काम हो जाता है और अब उसे केवल दाल चावल और रोटियां ही बनानी पड़ती है। वही दूसरी तरफ उसकी ननद काजल ये सब देखकर एकदम चकित हो जाती है। फिर एक रोज ऑफिस में नितिन का दोस्त आलोक टिफिन बॉक्स में मेथी की सब्जी लेकर आता है जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। यार आलोक, ये मेथी की सब्जी तो एकदम कमाल की बनाई है भाभी ने। सच में मजा ही आ गया यार। थैंक्स नितिन। मेरी घरवाली तो एकदम मास्टर शेफ है, हर रोज कुछ ना कुछ टेस्टी और मजेदार खाना बनाती है, इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ। आलोक की बात सुनकर नितिन अब सोच में पड़ जाता है और वो घर आकर श्रुति को ये सारी बातें बताता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा श्रुति, आलोक के घर से आई हुई मेथी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी थी, तो फिर हमारे घर की सब्जी स्वादिष्ट क्यों नहीं बन रही? आखिर क्या माजरा है? तुम्हारा ये सर क्या? अरे वो तुम्हारा दोस्त किसी और एरिया में रहता है, वहां पर उसकी बीवी को मिल गई होगी कोई अच्छी सब्जी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह की सब्जियां खराब ही हो, और अगर किसी जगह की सब्जियां खराब मिलती है तो वहाँ की कुछ कुछ सब्जियां अच्छी भी तो हो सकती है ना। और अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो मायका ही सही था, वहाँ की सब्जियां तो लाजवाब थी, उनके स्वाद का तो कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ नितिन, और मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कही है और अब दोबारा कह रही हूँ, अगर सब्जी में पहले से ही फॉल्ट रहेगा तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, फिर चाहे आप उसे कितना भी अच्छे से धो लो। और हाँ, आइंदा से मुझे यह सास बनकर सुनाने मत चले आना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगी। बेवकूफ कही के। अरे नहीं श्रुति, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस वो। चुप रहो अब और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अब श्रुति हर बार यूं ही अपनी माँ की सब्जियों की डींगे हाँकती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल और मीना मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है तभी, अरे क्या भैया जी, आप तो आजकल एकदम बुरी सब्जियां बेच रहे हो, आपकी सब्जियों में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं होता, हमें तो बस दाल पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमारी सब्जियां पूरे मोहल्ले में नंबर 1 है,
हर कोई हमारी कितनी तारीफ करता है और केवल आप ही हो जो इतनी बुराई कर रही हो। अरे अगर तुम्हारी सब्जी इतनी ही अच्छी है तो फिर मेरे घर की सब्जी में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अब ये तो आपको ही पता मीना बहन, हमारे घर की सब्जियां तो बड़ी अच्छी बनती है। हाँ मीना बहन, इनकी सब्जियां तो काफी फ्रेश होती है, मैं तो रोज ही इनसे लेती हूँ। तो फिर आपकी ही सब्जी कैसे बिगड़ रही है? और आपको पता है क्या, दूसरे मोहल्ले में खराब क्वालिटी की सब्जियां मिलती है और एकदम बेस्वाद भी होती है, लेकिन ये भैया तो एकदम अच्छी सब्जियां लाते हैं जो दाम और स्वाद दोनों में भी एकदम अच्छी होती है। उनकी बातें सुनकर काजल और मीना एकदम चौंक जाती है और उन्हें अब सारी बातें समझ आती है कि श्रुति ही सब्जी को सही से नहीं बना रही। और ये बात तब पूरी तरह साफ हो जाती है जब काजल को श्रुति के कमरे में मिलावट वाला पाउडर मिलता है जिसके साथ उसका बिल भी होता है। ये देखो माँ, ये वही मिलावट वाला पाउडर है और ये रहा इसका ये बिल। इस पर तो 3 तारीख लिखी हुई है और आपने तो वो सब्जी 3 तारीख को ही बनाई थी। इसका मतलब भाभी ने आपकी सब्जी में मिलावट की थी ताकि उसका स्वाद बिगड़ जाए और वो आपकी सब्जी को घर वालों की नजरों में खराब साबित कर सके और सारा इल्जाम सब्जी की क्वालिटी पर जाए, ना कि उसके बनाने वाले पर। अच्छा, तो अब समझ आई सारी बात। इस चुड़ैल ने ये सब अच्छा नहीं किया है, अब तो इसकी पोल खोलनी ही होगी। बहुत उड़ती है ना ये अपनी माँ की सब्जियों पर। अब तो रुक जा बेटा, मैं तुझे दिखाती हूँ। फिर एक दिन मीना और काजल श्रुति को घुमाते घुमाते दूसरे शहर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो अचानक से उसके मायके जाने का प्लान बनाते हैं। और ये बात सुनते ही श्रुति घबरा जाती है। क्या कहा? मेरे मायके में? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हे भगवान, अगर इन लोगों ने मुझे सब्जी बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी? उस बार तो मैंने नितिन को झूठ कह दिया था कि वो सब्जी मैंने बनाई थी, लेकिन असल में तो वो सब्जी माँ ने बनाई थी। लेकिन आज तो ये लोग मेरे सामने ही होंगे, अब मैं क्या करूंगी? बहू, किस सोच में पड़ गई तू? अरे कुछ नहीं माँ जी, शायद आज माँ घर पर नहीं रहेगी। अरे नहीं श्रुति बहू, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ घर पर ही है। मैंने समधन जी से बात कर ली है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आज वो घर पर ही है। हाँ भाभी, अब आप चिंता मत करो और चुपचाप चलो, और उसी बहाने हमें आपकी माँ के बगीचे की सब्जियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हाँ भाभी, अभी आपको वो अच्छी क्वालिटी वाली सब्जी को हमें बनाकर खिलाना होगा। उन दोनों की बातें सुनकर श्रुति को अब पसीने छूटने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में वो तीनों उसके मायके पहुंचती है। चल बहू, अब जल्दी से अपने बगीचे की सब्जी तोड़कर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी बना दे, बहुत भूख लगी है हमें। लेकिन माँ जी, वो मैं... क्या हुआ भाभी? अचानक से आपकी बोलती बंद क्यों पड़ गई, मानो आपको कोई सांप सूंघ गया हो। अरे इस गधेड़ी से आप खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये कुछ भी बनाती है और इसे ठीक से कोई सब्जी बनाने भी नहीं आती, इसीलिए मैं कह रही हूँ। इसे कहकर कोई फायदा नहीं है। क्या? श्रुति की माँ उसकी इज्जत का पंचनामा कर देती है और मीना और काजल को वो सारी सच्चाई बताती है। माँ जी, काजल, मुझे माफ कर दो, कमी तो हमेशा से ही मुझ में ही थी। मैं ही अच्छी सब्जी नहीं बना पाती और मैंने ये सच आप लोगों से इसीलिए छुपाया ताकि आप लोग मुझे कमजोर या बेवकूफ ना समझो और मेरे साथ बुरी तरह से पेश ना आ सको। अगर मैं आप लोगों को सच बता देती तो आप लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। और इसी के चलते मैंने वहां की सब्जियों में खोट निकाला और तो और आपकी सब्जी में भी मैंने मिलावट की ताकि सबको यही लगे कि खोट तो सब्जियों में ही है। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो तू हमें पहले ही बता देती ना। इसमें तेरी इज्जत कम होने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तुझे सब्जी बनाना सिखा देती। काजल को भी मैंने ही सब सिखाया है।
वैसे ही तुझे भी सिखा देती। हाँ भाभी, आप एक बार हमसे बात तो कर लेती। हे भगवान, इतना सब हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। श्रुति, ये तूने बहुत गलत काम किया है बेटा। तुझे कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि तेरे ससुराल में नौकरानी होगी, इसीलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। लेकिन मैंने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसे पहले ही सब सिखा देना चाहिए था। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि सारी गलती मेरी ही है। आपने मुझे पहले भी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। और माँ जी, मुझे माफ कीजिए। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब आपसे मैं सारी सब्जियां बनाना सीखूंगी और सबको स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खिलाऊंगी। इस तरह अंत में श्रुति सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और धीरे धीरे वो अपनी सास से सारी सब्जियां बनाना सीख जाती है और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर वो सबका दिल जीत जाती है। मिताली अपनी सास शकुंतला, ससुर लखन, पति प्रतीक और देवर कुंदन के साथ रहती है। प्रतीक काफी शराब पीता रहता है, जिस कारण मिताली और उसके बीच में आए दिन झगड़े बढ़ते ही रहते हैं। इसीलिए एक दिन मिताली की माँ पल्लवी और बहन डॉली उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। क्या हुआ मिताली बिटिया, क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो तुम और दामाद जी? मुझे समधन जी ने बताया, इसीलिए मैंने कहा कि इस बार फोन पर बात नहीं करूंगी, सीधे तुझसे मिलने आऊंगी। अब क्या बताऊं माँ, मैं काफी परेशान हो गई हूँ। प्रतीक बहुत शराब पीता है, जिस कारण वो मुझे कुछ भी बोलता रहता है और इसी वजह से हम दोनों के बीच झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे बिटिया, अगर पत्नी भी अपने पति के साथ गुस्सा होकर लड़ेगी तो घर में शांति कैसे होगी? देख बेटा, मैं तुझे तो बस यही कहूंगी कि तू ही इन लड़ाइयों को रोक दे और उसे शांति से सुधार। ठीक है माँ, मैं ट्राई करूंगी। डोंट वरी दी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, डॉली की तो कॉलेज भी खत्म हो चुकी है, तो इसे थोड़े दिन के लिए यहीं पर रहने दो। मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। ग्रेट आइडिया दी। लेकिन बेटा, ये तेरा ससुराल है। हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पापा के हाथों से इसके कपड़े भिजवा देती हूँ। अरे नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े इसे आ जाएंगे ना, आप चिंता मत करो इसकी। अब डॉली मिताली के ससुराल में उसके साथ ही रहने लगती है। तभी एक दिन, अरे दी, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आपके एरिया का गोल्डन हाइट वाला मॉल काफी फेमस है, हम वहां पर चलते हैं और मुझे वो नित्यम चाट वाले की चाट भी खानी है। अरे नहीं डॉली, मैं आज तेरे साथ नहीं आ सकती। तू एक काम कर, तू कुंदन के साथ चली जा। कुंदन, तुम डॉली को घुमाने ले जाओगे क्या? हाँ भाभी, नो प्रॉब्लम। चलो डॉली। ओके, थैंक यू कुंदन। फिर कुंदन और डॉली दोनों घूमने जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। इसी बीच अब दोनों काफी करीब आने लगते हैं और दिन रात घूमते रहते हैं और घर में भी एक दूसरे के साथ ही रहा करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मिताली डॉली के रूम में सफाई करने आती है, तब वो उसका फोन देखती है, जिसमें उसे कुंदन की और उसकी चैट दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या, ये कैसे चैट्स है? ये कुंदन और डॉली तो नॉर्मल दोस्त नहीं लग रहे, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं। बाबू सोना, और ये कितने सारे लव स्टिकर्स। मिताली फौरन डॉली को बुलाती है और उसे सुनाने लगती है। तभी डॉली उसे सच बता देती है। हाँ दी, मैं कुंदन से प्यार करने लगी हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सारा किस्सा उस दिन से ही शुरू हुआ जब आपने हम दोनों को पहली बार घूमने भेजा था। क्या? अरे नालायक लड़की, तुझे जरा सी भी अक्ल है क्या? अरे तुझे तो पता ही है ना कि इस घर में मेरा कोई ठिकाना नहीं है।
मेरे और प्रतीक के बीच में हर 2 दिन में झगड़े होते रहते हैं और तू इस घर से रिश्ता जोड़कर इस घर की बहू बनना चाहती है। लेकिन दी, मैं और कुंदन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुंदन जीजू जैसे नहीं है। खून खून होता है डॉली। प्रतीक भी पहले शांत था लेकिन शादी के बाद बदल गया। नहीं नहीं, तू इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करेगी और आज के आज ही माँ के पास वापस चली जाएगी। लेकिन दी, मिताली डॉली की एक नहीं सुनती और वो उसे अपनी माँ के पास भेज देती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डॉली और कुंदन एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं करते और एक दिन अचानक से वो दोनों शादी करके घर पर आते हैं। तभी ये देखकर सभी लोग हैरान रहते हैं। डॉली, अरे ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान! कुंदन बेटा, अरे तूने तो हमारी गैर मौजूदगी में इस डॉली से शादी कर ली। शर्म नहीं आती क्या तुझे? ये तूने बहुत गलत किया है बेटा। तुम्हें ऐसे भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे कम से कम घर पर तो बता देते। डॉली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये गलती मत करना, लेकिन नहीं, तूने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी दी, लेकिन मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मिताली भाभी, डॉली और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जाने दे बहू, अब क्या कर सकते हैं। गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी ही। अब इन दोनों को अलग करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। अब जब तुम दोनों ने शादी ही कर ली है तो इसे अच्छे से निभाओ। डॉली कोई अनजान लड़की नहीं है, बहू की छोटी बहन है, इसीलिए हम तुम्हें अपना रहे हैं। लेकिन तुम्हें सही से रहना होगा इस घर में, समझे दोनों? जी पापा जी। हाँ पापा। घर वाले ना चाहते हुए भी कुंदन और डॉली के रिश्ते को स्वीकार लेते हैं, लेकिन उन दोनों की शादी के कारण मिताली काफी नाखुश होती है। वो उन दोनों के कमरे के पास से गुजर रही होती है, तभी वो उनकी बातें सुन लेती है। कुंदन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फाइनली हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि पति पत्नी बन चुके हैं। हाँ डॉली, मुझे भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अब हम दोनों अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत कर चुके हैं और इस रिश्ते को पूरी शिद्दत और प्यार से निभाएंगे। हाँ मेरे पति देव। डॉली को कितना अच्छा और केयरिंग पति मिला है और यहाँ मेरा पति ही खोटा सिक्का निकला। नहीं, मैं इन दोनों को इतना खुश नहीं रहने दे सकती। अरे इन्हें क्या लगा ये दोनों शादी करके इस घर में आराम से रहेंगे? ये कुंदन तो ना ही कुछ कमाता है और ना ही कोई ढंग का काम आता है। इनकी स्वर्ग जैसी जिंदगी को तो मैं नरक बनाकर ही रहूंगी। कुछ ही दिनों में कुंदन और डॉली हनीमून के लिए जाते हैं। तभी मिताली मौके पर चौका मारते हुए शकुंतला और लखन के कान भरती है। देख रहे हो ना आप दोनों, कितने लापरवाह और आवारा हो गए हैं डॉली और कुंदन। अरे 4 दिन की ट्रिप का बोलकर गए थे, लेकिन आज तो उनका 7वां दिन है और अभी तक तो कोई उनका कॉल आया है ना मैसेज। ऐसा कौन सा हनीमून मना रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहे हो मिताली बहू, डॉली बहू और कुंदन को हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। क्यों पड़ेगी? आखिर उनको घर में काम क्या होता है? अब आप देखना, अब तो वो हर महीने ऐसे ही ट्रिप पर जाते रहेंगे। उन्हें क्या है, बहन बेटी है ससुराल का तामझाम संभालने के लिए और भाई बेटा है कारोबार संभालने। मैं तो कह देती हूँ कि आप दोनों इन्हें घर से बाहर निकाल दो, तभी ये दोनों जिम्मेदार बनेंगे, वरना ये दोनों तो यूं ही बिगड़ते जाएंगे। हाँ मिताली बहू, ये बात तो तुमने एकदम सच कही है। हमें इन्हें खुद के दम पर रहने देना होगा। इन्हें इनके हाल पर छोड़ने पर ही इन्हें दाल और आटे का भाव समझ आएगा। आने दो इन्हें अब। जब डॉली और कुंदन ट्रिप से वापस आते हैं तभी सॉरी माँ पापा, वो वहाँ पहाड़ों में नेटवर्क का काफी इशू था, इसीलिए हम लोग आपको कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। हाँ मम्मी जी, मेरी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी, इसीलिए हमें और थोड़े दिन रुकना पड़ा। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम दोनों चुप रहो। बहुत मिल गई तुम दोनों को आजादी।
अब हम तुम दोनों को नहीं संभालने वाले। हाँ, अपनी बैग बांध लो और निकलो इस घर से। क्या? लेकिन पापा, आप अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हो? अचानक से मतलब? अरे तुम दोनों बाहर मटर गश्ती करते बैठोगे और यहाँ पर हम दोनों मेहनत करते रहेंगे। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? अरे तुम्हें तो कोई बिजनेस भी संभालने नहीं आता और ना ही इस लड़की को कोई ससुराल का काम आता है। अच्छा दी, तो अब समझ आया मुझे। आपको हम दोनों के अच्छे रिश्ते को देखकर जलन हो रही है, इसीलिए अपने माँ जी और पापा जी के कान भरे हैं। वेरी गुड दी, वेल डन। छी भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुंदन, अपनी भाभी से तमीज से बात करो। तुम दोनों को अकेले में वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है ना। तुम्हें परिवार की क्या जरूरत? अब रहो हमेशा हमेशा के लिए अकेले। फिर कुंदन और डॉली अपना सामान पैक करके वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद में वो दोनों भी जॉब करने लगते हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर एक किराए के मकान में अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिताली और प्रतीक के झगड़े दिन ब दिन बढ़ने ही लगते हैं। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के, ना किसी ने रोका। प्रतीक, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब शराब पीना छोड़ दोगे, लेकिन नहीं, मैं भूल गई थी कि कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इसका मतलब तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? हाँ प्रतीक, तुमने तो अपने आप को किसी कुत्ते की तरह ही बना लिया है और अब मुझे तुम जैसे शराबी आदमी के साथ नहीं रहना है। तंग आ गई हूँ मैं इन झगड़ों से, और कितना सहूंगी मैं। हाँ तो जाओ ना, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझे तुम? बस बहुत हुआ, अब तो मैं तुमसे अलग होकर ही रहूंगी। मिताली गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और कुछ वक्त बाद उनका तलाक भी हो जाता है। तभी मिताली की माँ पल्लवी उससे कहती है, देखा मिताली बेटा, तुमने जो अपनी बहन के साथ किया वही तुम्हारे साथ भी हुआ। अरे उसे घर से बाहर निकालने की जगह अगर तू अपने रिश्ते पर ध्यान देती, उसे एक और चांस देने की कोशिश करती, तो शायद आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुझे मैंने पहले से ही बोला था कि तू ही दामाद जी को ठीक कर सकती है, लेकिन नहीं, तूने तो अपनी घर गृहस्थी में कभी ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी ही सगी बहन का घर तोड़ने में लग गई। और आज इसीलिए तूने अपना ससुराल भी खो दिया और साथ ही इतनी अच्छी सगी बहन को भी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मिताली ने जो भी बोया वही उसे अब काटना पड़ता है और अब वो अपने पछतावे के साथ मायके में ही रहती है।